नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम लोग आंतरिक नियमवाद के मानदंड संबंधी सिद्धांतों में नैतिक इंद्रियवाद की व्याख्या करेंगे। इसे मोरल साइंस थ्योरी भी कहा जाता है। नैतिक इंद्रियवाद अंतःप्रज्ञावाद का सबसे पुराना और सबसे सरल रूप है। इस मत के अनुसार जिस तरह व्यक्ति की ज्ञान इंद्रियां रहती हैं, जिनके द्वारा वह रंग, रूप, गंध, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श इत्यादि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार उसके पास नैतिक इंद्रिय भी होती है, जिससे वह सहज रूप से नैतिक गुणों का निर्णय कर लेता है। बाह्य वस्तुओं के गुण हमारे अंदर संवेदना उत्पन्न करते हैं, उसी तरह कर्म के गुण हमारे अंदर सुख दुखात्मक भावना उत्पन्न करते हैं, जिससे हम कर्म को उचित या अनुचित रूप में पहचान कर लेते हैं। यह नैतिक भावनाओं के आधार पर नैतिक निर्णय करने की वकालत करता है। जिस कर्म में सुखात्मक भावना उत्पन्न होती है वह उचित कर्म है, और जिसमें दुखात्मक भावना उत्पन्न होती है वह अनुचित कर्म है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सुख या दुख को यहाँ प्रयोजन नहीं माना जाता है, बल्कि नैतिक इंद्रियवाद के संवेदना के रूप में स्वीकार किया जाता है। नैतिक इंद्रियवाद बुद्धिवाद का विरोधी सिद्धांत है। बुद्धिवाद नैतिक निर्णय में नैतिक भावनाओं को कोई स्थान नहीं देता है। विवेक ही इसके लिए पर्याप्त है। नैतिक इंद्रियवाद विवेक शक्ति के स्थान पर नैतिक भावनाओं को महत्व देता है। इसलिए इसे रूढ़िवादी अंतःप्रज्ञावाद या डॉगमेटिक इंट्यूशनिज्म कहा जाता है। इसके समर्थकों में हचिसन, सेफ्टबरी और मार्टिन्यू इत्यादि दार्शनिकों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नैतिक इंद्रियवाद के कुछ गुण भी हैं। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि नैतिक निर्णय में अनुमान की क्रिया अचेतन रहती है, स्थगित रहती है। किसी मानदंड से मिलकर किसी कर्म पर नैतिक निर्णय देने पर भी निर्णय की क्रिया अपरोक्ष ही होती है। गणित के अभ्यास हल करने में जिस गणना का सहारा लिया जाता है, उस गणना का नैतिक निर्णय में कोई महत्व नहीं है। नैतिक इंद्रियवादी नैतिक गुणों को वस्तुगत मानते हैं। उनके अनुसार कर्मों में आंतरिक रूप से नैतिक गुण पाया जाता है। नैतिक गुण किसी बाहरी नियम, बाहरी आदेश या किसी प्रयोजन के शुभ या अशुभ होने से नहीं आता है, बल्कि यह वस्तु का अपना गुण है जो उसमें वर्तमान रहता है। वह नैतिक कर्म का गुण है जो उसे उचित या अनुचित बनाता है। वह अपने आप में उचित या अनुचित होता है। कर्ता जब उसे करता है तो वह उसे उचित या अनुचित समझकर ही करता है। अंतःप्रज्ञावाद
में नैतिक इंद्रियवाद का यह एक बहुत बड़ा योगदान है। यह एक महान सत्य है जिसे नैतिक इंद्रियवाद प्रस्तुत करता है। कर्मों के नैतिक मूल्य किसी बाह्य सत्ता के आदेश पर निर्भर नहीं है। कर्मों का यदि कोई उच्चतर लक्ष्य माना जाता है तो वह लक्ष्य स्वयं में शुभ होता है। कर्म का मूल्य उस पर निर्भर नहीं करता है। इसी तरह नैतिक निर्णय में नैतिक भावना के महत्व को स्वीकार करना एक बड़ी बात है। नैतिक भावना भले ही नैतिक निर्णय का आधार नहीं है, फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि नैतिक निर्णय भावना रहित नहीं होती है। नैतिक इंद्रियवाद एक अदार्शनिक और सरल सिद्धांत है। इसमें इसका सबसे बड़ा प्रबल पक्ष है कि वह कर्म के गुणों को कर्मों पर निर्भर मानता है। अर्थात किसी कर्म को शुभ इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि उसे राजसत्ता शुभ घोषित करती है। किसी कर्म को शुभ इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि उसे समाज घोषित करता है, या कर्म को उचित इसलिए नहीं कहा जाता है कि वह ईश्वरीय नियम के अनुकूल है, या कर्म को इसलिए उचित या अनुचित नहीं कहा जाता है कि उसे अच्छा या बुरा फल मिलने वाला है, बल्कि कर्म को कर्म शुभ इसलिए कहा जाता है कि वह स्वयं में शुभ होता है। कर्म को अशुभ या अनुचित इसलिए कहा जाता है कि वह स्वयं में अनुचित होता है। व्यक्ति को अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने अंतःकरण के माध्यम से यह जानना होता है कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है। इस तरह नैतिक इंद्रियवाद का कर्म के गुणों को वस्तुगत मानना नैतिकता के क्षेत्र में एक महान योगदान है, परंतु इसमें अनेक तार्किक कठिनाइयां हैं। इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं, जिसमें से कुछ आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। दार्शनिकों के अनुसार नैतिक इंद्रिय में विश्वास का कोई आधार नहीं है। यह सिद्धांत कर्म के नैतिक गुणों का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार की इंद्रिय, नैतिक इंद्रिय की कल्पना करता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में कहीं भी इस तरह के किसी इंद्रिय के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। इसी तरह नैतिक भावना एक आत्मगत अवधारणा है। नैतिक इंद्रियवादी प्रत्येक व्यक्ति में नैतिक भावना के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। आलोचक मानते हैं कि नैतिक भावना को वस्तुगत नहीं माना जा सकता है। इनके अनुसार नैतिक भावना नैतिक संवेदना के आधार पर महसूस होती है, फिर इसे नैतिक इंद्रिय पर निर्भर होना चाहिए। जैसे इंद्रिय के गुण इंद्रिय पर निर्भर करते हैं, नैतिक इंद्रिय पर निर्भर रहने के कारण नैतिक गुणों को वस्तुगत नहीं माना जा सकता है, इसलिए नैतिक गुण आत्मगत है। नैतिक इंद्रियों को एक विशेष इंद्रिय मानना आत्म विरोधी है। यदि नैतिक इंद्रिय एक विशेष इंद्रिय है तो फिर नैतिकता मनुष्य के लिए अनिवार्य नहीं है। जिस तरह आँख, नाक या कान के बिना भी मनुष्य ही रहता है,
उसी प्रकार नैतिक इंद्रिय के बिना भी मनुष्य मनुष्य ही रहना चाहिए, किंतु नैतिक चेतना के अभाव में मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। यह एक बड़ी आलोचना है। पीबी चटर्जी के अनुसार यह सिद्धांत हमारे नैतिक गुण के ज्ञान को बिल्कुल अप्रत्यक्ष या प्रतीकात्मक बना देता है। यह नैतिकता को इंद्रिय गुण तथा नैतिक प्रत्यक्षीकरण को इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण बना देता है। पीबी चटर्जी के अनुसार नैतिक इंद्रियवाद नैतिकता को इंद्रिय का गुण बना देता है और नैतिक प्रत्यक्ष को इंद्रिय प्रत्यक्ष की तरह बना देता है। इसके अनुसार नैतिक गुण भी सर्दी, गर्मी, खट्टा मीठा की तरह साधारण ज्ञान जैसे हो जाते हैं, जबकि नैतिक ज्ञान इससे अलग चीज़ है। यदि नैतिक गुण को जानने के लिए कोई विशेष इंद्रिय है तो फिर एक ही कर्म के विषय में दिए गए निर्णय में विविधता नहीं होनी चाहिए, परंतु यह विविधता पाई जाती है। ये आलोचक पूछते हैं कि यह विविधता क्यों है? यदि कोई फूल लाल है तो सभी व्यक्ति उसे लाल ही कहेंगे, किंतु जब किसी कर्म का नैतिक निर्णय अलग अलग व्यक्ति करते हैं तो उनके निर्णय अलग अलग क्यों होते हैं? आलोचकों के अनुसार साधारणतः ज्ञानेंद्रियां हमें आदेश नहीं देती हैं तथा इनका पालन करने पर हमें पश्चाताप नहीं होता है। जैसे कोई लाल फूल अगर खिला हुआ है तो हमें आँख बाध्य नहीं कर सकती है कि हम उसे देखें ही, और न ही उसे नहीं देखने पर कोई पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है। परंतु नैतिक इंद्रियवादी यह मानते हैं कि नैतिक इंद्रिय हमें नैतिकता के लिए बाध्य करती है। यदि नैतिक इंद्रिय भी कोई इंद्रिय है तब इसके आदेश का पालन नहीं करने पर पश्चाताप क्यों होता है? इसका कोई समाधान नैतिक इंद्रियवाद के पास नहीं है। यह सिद्धांत दायित्व, कर्तव्य और नैतिक नियम की व्याख्या करने में असमर्थ है। स्टीफेन के अनुसार केवल यह तथ्य कि कोई कर्म हमें अमुक भाव देता है यह नहीं बताता है कि हम उसे करने के लिए बाध्य क्यों हैं। नहीं, यह बताता है कि क्यों इस तरह का शाश्वत नियम होना चाहिए जिसमें मनुष्य अमुक काम ही करे। भाव स्वयं अंधा है और यह किसी को किसी में नहीं बांधता। किसी कर्म से यदि हमें सुखद भाव मिलता है तो यह कहाँ सिद्ध होता है कि हमें उस कर्म को करना ही चाहिए। अंतर्निरीक्षण से हमें पता चलता है कि कर्ता के अभिप्राय पर ही विचार करके किसी कर्म को उचित या अनुचित घोषित किया जाता है। नैतिक निर्णय अनुमानजन्य होता है और इसमें नैतिक प्रज्ञा काम करती है, न कि नैतिक इंद्रिय। प्रज्ञा का विवेक ही मनुष्य को पशुओं से पृथक करता है। भावनाएं व्यक्तिगत और परिवर्तनीय होती हैं। यदि नैतिक निर्णय इन भावनाओं पर आधारित है, नैतिकता वस्तुनिष्ठ और सर्वव्यापी मानदंड नहीं हो सकते। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि नैतिक इंद्रियवादी नैतिकता को भावनाओं पर आधारित मानते हैं। आलोचक यह कहते हैं कि यदि नैतिक निर्णय इन भावनाओं पर आधारित है तो इन्हें नैतिकता का वस्तुनिष्ठ
और सर्वव्यापी मानदंड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भावनाएं व्यक्तिगत होती हैं और परिवर्तनशील होती हैं। अतः नैतिक इंद्रियवादियों का नैतिकता का भावनाओं पर आधारित मानना उनकी भूल है। इस तरह हम देखते हैं कि नैतिक इंद्रियवाद में अनेक दोष हैं, परंतु उनका मौलिक योगदान यह है कि उन्होंने कर्म में नैतिक गुण को वस्तुगत और आंतरिक इंट्रिंसिक माना है। इस तरह हम देखते हैं कि नैतिक इंद्रियवाद एक पूर्ण, सर्वव्यापी और शाश्वत नैतिक मानदंड नहीं है। अब हम अगले वर्ग में किसी अन्य नैतिक मानदंड पर विचार करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।